आप सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। जैसे इसके पूर्व हमने देखा भाषा मानकीकरण, मानक भाषा किसे कहते हैं, उसके साथ मानक भाषा की पद्धति क्या है, किस पद्धति से मानक भाषा बनती है। साथ में यह भी हमने देखा कि व्यवहारिक एवं व्याकरणिक नियमों, एक रूपता तथा संरचनात्मक सर्व स्वीकृति तथा उसकी पद्धति को जो निश्चित करता है, जो निश्चित भाषा करती है, हम उसको मानक भाषा कहते हैं। और इस आधार पर, इन प्रयोगों के आधार पर, सर्व मान्यताओं के आधार पर मानक भाषा की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर मानक भाषा श्रेष्ठ बनती है। तो एक एक करके हम उन विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता है एक रूपता। एक रूपता मानक भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। बहुत से पत्रों, पत्रिकाओं, बोर्डों, सूचनाओं एवं पुस्तकों में आपने देखा होगा कई पत्रिकाएं निकलती है, कई सूचनाएं या बोर्ड पोस्टर वगैरह लगे हुए होते हैं। उसमें जो लिखित भाषा होती है, कई बार ये अलग अलग प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं। तो एक प्रयोग करने वाला, एक ही शब्द का प्रयोग करने वाला, जब वो देखता है कि अरे यहाँ पर तो अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, शायद ये गलत है, वो भ्रम में आ जाता है। इसलिए मानक भाषा उसी को कहा जाता है जिसके शब्द एक रूप हो, एक ही प्रकार के शब्दों का प्रयोग किसी एक विशेष वस्तु के लिए किया जाता हो, उसी को हम एक रूपता कहते हैं। और यही महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। अब आप देखेंगे कि तर्क की दृष्टि से ये दो अलग अलग शब्द है तो वो हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मानक भाषा में एक ही प्रकार के शब्द के रूप को प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे मैं उदाहरण आपको बता दूं, लिखते समय राजनीतिक, कुछ लोग जो है लिखते हैं राजनीतिक हो गया, और कुछ लिखते हैं राजनैतिक, दो मात्राएं लगाकर राजनैतिक और राजनीतिक। अब दोनों का अर्थ समान है, कोई अंतर नहीं है। तो पॉलिटिकल जो शब्द है उसके लिए प्रयोग में शब्द आता है राजनीतिक और राजनैतिक। अब इसमें से मानक शब्द कौन सा है? यहां तो शब्द के दो रूप हो गए, दोनों के अर्थ समान है, राजनीतिक भी है, राजनैतिक भी है। ठीक इसी प्रकार आजकल हम जो देखते हैं और एक शब्द का प्रयोग मिलता है, वो है नमस्कार और नमस्कार। साथ ही अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, देखिए अंतरराष्ट्रीय और अंत न जोड़ा जाता है, दो हाइफन, दो बिंदु देते थे और आगे राष्ट्रीय लिखा जाता है। और पहले वाले में अ पर अनुस्वार किया जाता है तो लिखा जाता है, राष्ट्रीय लिखा जाता है। तो अब ऐसे नए प्रयोक्ता को या भाषा भाषियों को काफी असुविधा होती है कि कौन से शब्द का रूप मानक है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ में कह रहा हूं, तो जो पहले वाला रूप है राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बिल्कुल भी नहीं हम कहते हैं। और यह जो है हमको भ्रमित कर देता है। कोई अंतरराष्ट्रीय से लिखता है तो नया प्रयोग करने वाला परेशान हो जाता है, ये क्या है। इसलिए मानक भाषा
जो है वो सदैव ध्वनि, शब्द, संरचना एवं वर्तनी आदि के स्तरों पर एक रूपता को ही अपनाती है। मानव भाषा किसको अपनाती है? सदैव ध्वनि, ध्वनि यानी आवाज, जो अलग अलग आवाज से एक शब्द बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई इसको कहते हैं ध्वनि को कहा जाता है। ध्वनि यानी आवाज। अब आवाज मतलब कौन सी आवाज? जैसे स्वर ताल है आपके, वो ध्वनियां निकलती है, सा रे ग म, जिसे आता है ओ आ ई उ ए, ये सब क्या है? ये सब ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों को जब मिलाया जाता है तब शब्द बनता है, जैसे मैंने पहले कहा। तो मानव भाषा जो है वो सदैव ध्वनि, शब्द, संरचना, ध्वनियां कैसी अलग अलग नहीं, बल्कि एक संरचना में, एक विशिष्ट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, विशिष्ट संरचना में, विशिष्ट शब्द रचना में जो प्रयुक्त होती है भाषा, और मानव भाषा जो है इनके एक रूप को ही मानती है। दो दो रूप जो है आपको मानव भाषा में दिखाई नहीं देंगे। भाषा में जो प्रयुक्त शब्द है, याद रखिए, शब्द और उसका रूप, मैं क्या कह रहा हूं, शब्द और उसका रूप ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मानव भाषा में शब्द का एक ही रूप चलता है। तो अब आपके लिए और मैं आपको उदाहरण अगर मैं दे दूं, तो हमने ऊपर लिखा है हमारा नाम, और हमारे नाम के आगे जो है वो प्रो लगाया है। क्या अर्थ होता है? देखिए, कोई प्रोफेसर कहता है, कोई अध्यापक कहता है, कोई लेक्चरर कहता है? मतलब कोई अधिव्याख्यता कहता है, कोई अपने आप को व्याख्याता कहता है। मतलब पढ़ाने वाले को ज्ञान दान करने वाले को क्या क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर भी कह रहे हैं, अध्यापक भी कह रहे हैं, कोई कहता लेक्चरर है, कोई कहता कि अधिव्याख्याता है, कोई कहता कि व्याख्याता है। फिर एक ही रूप का एक ही प्रयोग क्या है? मानव भाषा में तो इन सब के लिए एक ही रूप होना चाहिए। इसलिए इसलिए है मानव भाषा हमेशा शब्द के किसी एक रूप पर ही बन देती है और एक ही रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे सर्वसामान्य यदि मान लिया अधिव्याख्याता को या प्राध्यापक को या प्रोफेसर को, तो उसी का प्रयोग जो है वो लेकर चलता है, और तभी यह मानव भाषा का शब्द कहलाता है। और मानव भाषा की यह महत्वपूर्ण विशेषता है कि शब्द के एक रूप को ही, या एक रूप का ध्वनि हो, शब्द हो, संरचना हो, एक ही रूप को लेकर ये चलती है। यहाँ पर आपको दो प्रकार के शब्द एक ही वाक्य के लिए, एक ही अर्थ देने के लिए आपको कतई भी नहीं मिलेगी। तो ये थी पहली विशेषता। अब दूसरी विशेषता हम देखते हैं, वो है प्रयोग बहुलता। प्रयोग बहुलता, बहुलता यानी अनेक, प्रयोग यानी इसका प्रयोग करना, बोलना। तो मानव भाषा के प्रयोगता, मतलब जो प्रयोग में लाता है इसको प्रयोगता कहते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए। और मानव भाषा या कोई भाषा बनती भी इसी कारण है कि उसके प्रयोग का क्षेत्र भी बढ़ जाता है और प्रयोग करने वाले व्यक्ति या प्रयोगता भी बढ़ जाते हैं। भाषा का जितना विस्तृत दायरा होगा या उसकी जितनी अधिक अभिव्यक्तियां होगी, फिर वो मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी हो सकती है। अभिव्यक्तियां, अभिव्यक्ति किसको कहते हैं? अपने मन में, मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं और ध्वनि द्वारा, भाषा के द्वारा
जब हम उसको व्यक्त करते हैं, हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, तो उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। ये लिखित भी होती है और मौखिक। मौखिक यानी बोलना, लिखित यानी लिखना। तो जितनी भी अभिव्यक्तियां होती है, जितनी भी होगी, उतना अधिक विस्तार जो है उस मानक भाषा का होगा। अधिकाधिक प्रयोग हम इसका करें, अधिकाधिक प्रयोग करें, इसका प्रयोग क्षेत्र बड़ा हो, ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, प्रयोग में लाए, इसकी अभिव्यक्तियां, मतलब हम जब बात कर रहे हैं तो उस मानक भाषा में बात करें, हम कुछ लिख रहे हैं तो हम मानक भाषा का ही प्रयोग करें लिखते समय। जितना विस्तृत दायरा होगा उतना ही मानक भाषा के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा और भाषा का विकास भी होगा। तभी वह सर्वसामान्य रूप से निर्धारित होती चली जाएगी। यही इसके मानकीकृत रूप को सुरक्षित रख पाएगी। तभी जाकर वो जो है, वो भाषा जो है मानकीकरण के रूप को तभी वो स्थापित कर पाएगी जब उसके प्रयोगता या प्रयोग करने वालों की संख्या अधिक होगी। तो ये दूसरी विशेषता थी जिसको हमने देखा। अब तीसरी विशेषता देखिए, वह है मौखिक एवं लिखित रूप में व्याकरणिक साम्य। साम्य यानी समानता। मौखिक एवं लिखित रूप, मतलब मौखिक हमने इसके पहले कहा, जो हम मुंह से बोलते हैं उसको मौखिक कहते हैं, और लिखित यानी जो हम लिखते हैं, कागज पर जो लिखते हैं, ये एक रूप है भाषा का। हमने पहले कहा भाषा लिखित रूप में लिखी जाती है, वो एक भाषा है। और जो मौखिक हम जो बात करते हैं, यह एक भाषा है। तो मानक भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में व्याकरणिक नियमों की समानता होनी चाहिए। मतलब जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाना चाहिए, होता है? इसमें मतलब जैसे प्रयोग अलग कर रहे हैं, मौखिक रूप में उच्चारण अलग कर रहे हैं और लिखते समय अलग लिख रहे हैं, ये भिन्नता हो गई। ये ऐसे होना नहीं चाहिए। मौखिक जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं, इसमें समानता होनी चाहिए। इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जो बोल रहे हैं वही हमको लिखना है। अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण दूं। अंग्रेजी में PUT पुट होता है। देखिए जैसे लिखा जा रहा है PUT पुट, उच्चारण क्या होता है? पुट। और जब हम लिखते हैं BUT, इसका उच्चारण होता है बट, बुट नहीं होता। अब हम ये परेशानी में आ जाते हैं कि यू का उच्चारण ऊ हो रहा है एक जगह पर और एक जगह पर ओ हो रहा है। तो हमारे लिए जो नई अंग्रेजी सीखता है, जो नई भाषा सीखता है, उसके लिए परेशानी हो जाती है। लिखते समय बहुत लिखते हैं, देखिए जब लिखते हैं बहुत लिखते हैं, और जब उसको पढ़ा जाता है या बोला जाता है तो बहुत इसका उच्चारण कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, तो ये नहीं चलेगा। जो लिखित रूप है और मौखिक रूप है, दोनों एक समान होने चाहिए। जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाना चाहिए, जैसे पढ़ा जाता है वैसे ही लिखा जाना चाहिए। उसी को हम मानक भाषा कहेंगे, जिसके शब्दों का उच्चारण भी वही होता है जो लिखा जाता है, या जो लिखा जाता है उसको वैसे ही पढ़ा जाता है। समान व्याकरणिक दृष्टि से जो साम्य रखती हो, वही मानव भाषा कहलाए। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता मानव भाषा की है। मैं इसको विस्तार से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि शायद हो सकता है आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछे, मानव भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या मानव भाषा की विशेषताओं को लिखिए। ये प्रश्न आ सकता है, अक्सर पूछा जाता है। खैर, चौथी जो विशेषता है वह है पूर्णता।
पूर्णता। कोई भी भाषा या मानक भाषा अपनी अभिव्यक्ति में पूरी तरह से समर्थ, सक्षम एवं पूर्ण होनी चाहिए। जाहिर बात है, जो भी भाषा है वो अपने अभिव्यक्ति में पूर्ण होनी चाहिए। अभिव्यक्ति में मतलब मैंने फिर से कहा, इसके पूर्व भी कहा, जो मन में विचार आए उन विचारों को पूर्ण रूप से उस भाषा में अभिव्यक्त होना चाहिए। मन में बहुत बड़े विचार है लेकिन लिखे कैसे, लिखने के लिए नहीं आ रहा है, शब्द में बैठ नहीं रहा है, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं, ये शब्द है ही नहीं भाषा में, ये नहीं चलेगा। इसलिए उस भाषा को पूर्ण होना चाहिए, अभिव्यक्ति की दृष्टि से परिपूर्ण होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो मन में विचार आया उसको अभिव्यक्त करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। मतलब उस भाषा को पूर्ण होना चाहिए। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। आत्मनिर्भर यानी इसको कहते हैं आत्मनिर्भर, जो स्वयं पर निर्भर है, जो दूसरों पर आधारित नहीं है, दूसरों के एहसान पर नहीं है, कोई एहसान पर जिंदगी नहीं जीता है। यह भाषा किसी दूसरे भाषा पर बोझ नहीं बनती है। सहारा तो सब भाषाएं लेती है, लेकिन लेकिन वो आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो खुद ही पर वो निर्भर होना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे लिए अगर कोई शब्द नहीं मिलता है तो मैं दूसरी भाषा का शब्द प्रयोग कर लेता हूँ और अपना काम चलाता हूँ, ये तो नहीं चलेगा। उसके लिए शब्द जो है बनते चले जाते हैं। बोले ही बहुत सारे शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में आज भी होता है और वो प्रयोग सर्वमान्य होता है, तो वो मानक भाषा का ही शब्द बन जाता है। लेकिन हर एक भाषा को दूसरों पर आलंबित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब शब्द निर्माण, शब्द विकास, अर्थ विस्तार आदि की संभावनाएं इस भाषा में होनी चाहिए। नए नए शब्दों का निर्माण, अर्थ का विस्तार आदि। अर्थ का विस्तार यानी अर्थ जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता था उसको व्यापक दृष्टि से जब बोला जाता है, उस शब्द को के अर्थ को ग्रहित किया जाता है, उसको अर्थ का विस्तार कहते हैं, अर्थ का विस्तार कहते हैं। या फिर शब्द के विकास या शब्द निर्माण, टेक्निकल अंग्रेजी का शब्द है टेक्निकल। इस टेक्निकल को हमने क्या किया, हिंदी में उस ध्वनि को पकड़ा टेक्निकल वाले, और हमने इसको तकनीकी, इस तरह का शब्द प्रयोग बनाया, तकनीकी ध्वनि के आधार पर। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो हमने, जैसे रेलवे है तो हमने रेल किया, रेलवे अंग्रेजी शब्द है, उसको हमने, हमारे शब्द का ये निर्माण है। मानक हिंदी भाषा के शब्द का ये निर्माण, क्योंकि उसमें इतनी अधिक शक्ति है, शब्द के निर्माण की शक्ति है। हमने रेलवे का रेल किया, बहुत सारे ऐसे शब्द हमने बनाए हैं। विज्ञान, वाणिज्य, ज्ञान का क्षेत्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, कानून तथा तकनीकी क्षेत्रों की हर प्रकार की पारंपरिक एवं आधुनिक अभिव्यक्ति के लिए मानक भाषा के पास पर्याप्त शब्द भंडार होना चाहिए। मतलब वो भाषा अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। बहुत सारे शब्द समाजशास्त्र से जुड़े हुए होते हैं, राजनीति से जुड़े हुए होते हैं, ज्योतिष शास्त्र से जुड़े शब्द हैं, कानून से जुड़े शब्द हैं, जैसे तकनीकी शब्द है, हमने टेक्निकल जिसका उच्चारण किया था अंग्रेजी शब्द का, हमने बनाया तकनीकी। ऐसे
कई शब्दों के शब्द का भंडार उस भाषा में होना चाहिए। और मैं ये भी बताता चलूं कि जिस भाषा का शब्द का भंडार, तो बहुत सारे शब्द जिसको शब्द का भंडार कहते हैं, अधिकाधिक शब्द जिस भाषा में होंगे, जिस भाषा का शब्द भंडार अधिक होगा, व्यापक होगा, वो भाषा उतनी अधिक सशक्त, विकसित, सर्वव्यापक होगी। तो जाहिर बात है मानव भाषा के लिए भी महत्वपूर्ण चिंता है कि वो अपने आप में पूर्ण हो, अपूर्ण ना हो। अब एक इसकी अगली और महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे, वो है ऐतिहासिक परंपरा। ऐतिहासिक परंपरा है इतिहास से जुड़ी या परंपरा से चलती आई हुई, मतलब उसको कोई परंपरा है या पहले से जो चलती आई है वो कुछ परंपरा है कि या ऐतिहासिक धरातल पर है क्या, ये देखेंगे। प्रत्येक मानव भाषा की अपनी ऐतिहासिक तथा सुदीर्घ परंपरा होती है। जैसे भाषा बनी अचानक बनती है कि भाषा नहीं, उसके लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। एक सुदीर्घ या पुरानी परंपरा से वो भाषा चलती आती है और किसी केंद्र बिंदु से लेकर वह बोली जाती है। तो पहले वो बोली या उपबोली होती है, उसके बाद बोली बन जाती है, उसके बाद भाषा बन जाती है और फिर वो मानव रूप को ग्रहण करके मानव भाषा बनती है। तो इस पूरी परंपरा ऐतिहासिक, जैसे हमने कहा कि हिंदी मानव जो भाषा है, इसका पहला रूप क्या था? खड़ी बोली। ये बोली थी, खड़ी बोली। मतलब ये हिंदी की ऐतिहासिक परंपरा कहां से शुरू होती है? खड़ी बोली से शुरू होती है और इसका विकास होते होते आज मानक हिंदी भाषा है। और प्रत्येक भाषा की अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा होती है और वो होनी चाहिए, तभी जाकर वो भाषा श्रेष्ठ बन जाती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता इसमें हम देखते हैं। अब अंतिम है विशेषता, वो है बोधगम्यता। बोधगम्यता से तात्पर्य क्या है? तो जब भाषा प्रयोग बहुलता के कारण, ठीक है बोले तो जा रही है, लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या वह बोध कराने में, अर्थ को एक व्यक्ति से लेकर दूसरे तक पहुंचाने में यह सार्थक है या नहीं है, यह भी देखा जाता है। और यह भी महत्वपूर्ण है। हम बोले जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके मन मस्तिष्क में हमारी भाषा या हमारे मन में आए हुए विचार आपके हृदय तक जब पहुंच नहीं रहे हैं, फिर वह भाषा कोई काम की नहीं है, जिसको हम बोधगम्यता कहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है ना? और जो आपके समझ में आ रहा है आप हाँ 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 सर कहते हैं। हाँ कहना मतलब क्या? उस भाषा की वो बोधगम्यता है जो आप तक ये पहुंचा रही है, आप तक तो ये पहुंच रहा है। तो ये बोधगम्यता भी आवश्यक है। इसलिए जब बोधगम्य या भाषा को पहुंचा रहे हैं, इसलिए भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सरल सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। एक दूसरे तक इजी सीधे तौर पर वो जो है दूसरे के मन मस्तिष्क में वो जो है घुसनी चाहिए। मतलब उसका अर्थ सामने व्यक्ति को, सुनने वाले व्यक्ति को, समझने वाले व्यक्ति को आसानी से समझ में आए। इसलिए मानव भाषा सीधी, सरल, स्वाभाविक होनी चाहिए। ये कुछ विशेषताएं इस मानव भाषा की है जो महत्वपूर्ण है। मैं फिर से एक बार आपको दोहराऊं कि बहुत संभव है इस पर आपको प्रश्न पूछा जाए कि मानव भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा मानव भाषा की विशेषताएं, जिसमें हमने देखा कि एक रूपता, मानव भाषा को एक भाषा के शब्दों को एक रूप होना चाहिए,
प्रयोग बहुलता, अधिकाधिक लोगों द्वारा ये प्रयुक्त होनी चाहिए, इसका प्रयोग होना चाहिए। मौखिक एवं लिखित रूप में व्याकरणिक साम्य समानता, जैसे बोली जाती है वैसी लिखी जानी चाहिए, जैसे लिखी जाती है वैसी बोली जानी चाहिए। उसके बाद लिखा हमने पूर्णता, हर एक भाषा को अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, वैसे भी तो हर एक क्षेत्र में व्यक्ति को भी अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। ये पूर्णता भी इस मानव भाषा की विशेषता है। उसके बाद हमने देखा ऐतिहासिक परंपरा, हर एक व्यक्ति को, हर एक जो है भाषा को अपनी एक पुरानी या परंपरा होती है, ऐतिहासिक परंपरा होती है। हम भी अगर हमारा इतिहास निकाल कर देखें तो हमारी बहुत लंबी जो है परंपरा चली आ रही है। यह भी एक मानव भाषा की विशेषता है। और अंत में बोधगम्यता, तो हमने देखा वो साधारण रूप से बोध कराने वाली वह भाषा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आकर हम रुकते हैं। इसके बाद हम मानक हिंदी, जो मानक हिंदी, अभी तक हमने केवल मानक भाषा को देखा, आज हम मानक हिंदी, उसका स्वरूप संक्षेप में उसके लक्षण देखेंगे। अभी हम यहीं पर रुकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे, कोई सवाल, कोई जिज्ञासा होगी तो आप हमें अभी पूछ सकते हैं, कि हमसे व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर भी हमसे आप वार्तालाप कर सकते हैं, बेहिचक हमसे सवाल पूछते हैं। हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यहाँ पर मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।